हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यूनिटरी मतलब कि एकात्मक प्रणाली क्या होता है। तो आइए देखते हैं। एकात्मक शासन ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता एक केंद्र सरकार में निहित होती है। यदि स्थानीय सरकार को कोई शक्ति दी गई होती है तो वह केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जितना भी शक्ति रहेगा वो केंद्र सरकार में निहित रहता है, सारा पावर्स। और अगर मतलब इकाइयों को जैसे कि राज्य, प्रांत, ये सबको अगर शक्ति दी जाएगी तो वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान मतलब संवैधानिक नहीं होता है। ये संविधान के द्वारा मतलब इसका पावर का क्या कहते हैं, सेपरेशन नहीं हुआ रहता है। इसमें केंद्र सरकार अपने मर्जी से अगर उसको जो इच्छा किया राज्य सरकार को पावर देने का, वो पावर वो देती है। तो देखिए विद्वान लोग ने क्या क्या परिभाषा दिया है। राजनीति शास्त्री डाइशी ने कहा है, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च कानूनी अधिकार का प्रयोग ही एकात्मक शासन है। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च कानून अधिकार का प्रयोग ही एकात्मक, मतलब कि यहाँ पे केंद्र को सर्वोच्च माना गया है, वो सर्वोच्च कानून है। और गार्डनर क्या कहते हैं ये देखते हैं। जब सरकार की संपूर्ण शक्तियाँ संविधान द्वारा एक ही केंद्र अंग को दे दी जाए तो उसी को स्थानीय सरकार अपनी शक्ति प्राप्त करे, वह व्यवस्था एकात्मक होती है। जब सरकार की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक ही केंद्र अंग में दे दी जाए, मतलब संविधान के द्वारा जितना भी पावर्स है वो केंद्र सरकार को दे दिया जाए, तो उसी से जो मतलब कि शक्ति है ना, केंद्र सरकार से ही राज्य सरकार को शक्ति मिलता है या फिर प्राप्त होता है, यही कहा गया है गार्डनर के द्वारा। आइए अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मैं बता रही हूँ कि जो एकात्मक शासन प्रणाली में पूरा मतलब सत्ता का स्रोत केंद्र सरकार होता है। मतलब संवैधानिक रूप में शक्ति का बंटवारा नहीं किया हुआ रहता है कि ये राज्य सूची का विषय है, ये केंद्र सूची का विषय है और ये समवर्ती सूची का विषय। मतलब विषय कौन से विषय पे आप कानून बना सकता है, मतलब राज्य सरकार कौन से विषय पे कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कौन से विषय पे कानून बना सकता है, ये डिफाइन नहीं रहता है। ये केंद्र के द्वारा दिया गया शक्ति होता है, जो कुछ मतलब कि जो राज्य को, प्रांत को, इकाई को देती है उसके मन पे। अगर वो नहीं देता है, जितना दिया रहता है शक्ति उतना ही में उसको काम करना होता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि केंद्र उससे मांग सकती है कि हमको ये पावर चाहिए, नहीं। केंद्र का अगर मन होगा तभी वो देगी। अब देखिए एकात्मक सरकार की विशेषताएं क्या है। तो संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। तो एकात्मक सरकार के अंतर्गत सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। सत्ता का मूल स्रोत जो होता है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। अब देखिए केंद्र तथा इकाइयों में संवैधानिक विभाजन का अभाव। केंद्र और इकाई मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र और इकाई के बीच में संवैधानिक जो कह सकते हैं ना कि विभाजन का अभाव था, मतलब कमी था। संवैधानिक विभाजन नहीं किया गया था। इसमें इकाई मतलब कि कह सकते हैं कि एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। मतलब एकात्मक राज में संपूर्ण देश के लिए केवल एक ही कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका होती है। उसी के हाथ में सब मतलब शक्ति होता है। इसमें एक हरी नागरिकता होती है, एक संविधान होता है, इकाई पर कठोर नियंत्रण होता है। एकात्मक शासन की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि केंद्र अपने विभिन्न इकाइयों पर कठोर नियंत्रण किए हुए रहता है। इसमें राज्य मतलब कह सकते हैं कि प्रांतों पर कठोर नियंत्रण रहता है। किसके द्वारा? तो वो केंद्र सरकार के द्वारा कठोर नियंत्रण रहता है। अब आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं एकात्मक सरकार के गुण क्या क्या हैं। तो एकात्मक सरकार के गुण हैं, सत्ता की सार्वभौमिकता है, शासन की कुशलता, ये कम खर्चीला होता है। जैसे कि कह सकते हैं कि संकट काल में भी ये उपयोगी होता है। कैसे उपयोगी होता है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था संकट काल में सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि संकट काल में शीघ्र निर्णय लेने के लिए
आवश्यकता होती है। यह एकात्मक शासन व्यवस्था में ही संभव है। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद निर्णय लेना होता है, तो वो तुरंत जो भी निर्णय लेता है संकटकाल इमरजेंसी में, तो उसको किसी से, जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के चलता, दोनों का संवैधानिक बंटवारा हुआ रहता, तो राज्य को भी राइट था कि केंद्र बिना उसे मतलब कह सकते हैं सलाह लिए हुए, उसको बिना बताए हुए, इन्फॉर्म किए बिना कोई भी ऐसे कानून नहीं बना सकता है। बस वो अपने विषय, जो राज्य केंद्र सरकार का विषय सूची है उसमें वो बना सकता है, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य भी कानून बनाता है और केंद्र भी कानून बनाता है, तो उसका जो विषय है बस वो उसमें कानून बना सकते, वो अपने विषय से बाहर नहीं बना सकते। अगर उससे बाहर बनाना है तो मतलब कि सलाह लेनी होती है, जितने भी और भी प्रांत के चीफ मिनिस्टर ये सब से मतलब कि बातचीत करना होता है, तभी होता है ये और ये जो एकात्मक शासन प्रणाली है, ये छोटे देश के लिए उपयोगी माना जाता है, कि छोटे राज्य के लिए उपयुक्त है। क्योंकि छोटे राज्य में एक, अगर मान लीजिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक मतलब कह सकते हैं ना कि वो सबकी प्रॉब्लम नहीं ना जानेगा, वो सब जनता से रूबरू नहीं ना हो पाएगा, वो क्या प्रॉब्लम है, किसको कुछ मतलब उसको क्या, उसको जो जो उसको सही लगेगा वो बस कानून बना सकता है। उस जनता के साथ कोई अटैचमेंट होगा ही नहीं। जैसे कि एकीकरण की भावना, इसमें एकीकरण की भावना होती है कि सब पूरा राष्ट्र, मतलब कि एक पूरे राष्ट्र को एक केंद्र सरकार चलाता है, तो इसमें एकीकरण की भावना होती है। संघर्ष की असंभावना होती है। तो देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा विभिन्न इकाइयों की सरकारों में किसी भी तरह के संघर्ष की संभावना नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि इसमें संवैधानिक द्वारा केंद्र और विभिन्न इकाइयों के कार्य का बंटवारा नहीं रहता, इसीलिए। और आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एक मतलब एकात्मक शासन के दोष क्या हैं। एकात्मक शासन के दोष, तो केंद्र सरकार के निरंकुश की संभावना, केंद्र सरकार इसमें निरंकुश हो सकती है। सरकार की समस्त शक्ति केंद्र सरकार में निहित रहती है, इसलिए केंद्र सरकार अनुत्तरदायी तथा निरंकुश हो सकती है। सरकार के विरुद्ध जनता आवाज़ नहीं उठा सकती, सरकार के विरुद्ध जनता इसमें आवाज़ नहीं उठा सकती है, क्योंकि मतलब अनुत्तरदायी ये सरकार होता है एकात्मक, इसका हम दोष बता रहे हैं। एकात्मक शासन पद्धति का काम से बोझिल होता है, चूँकि समस्त देश का शासन एक ही सरकार द्वारा संचालित होता है, चलाया जाता है, तो एक मतलब कह सकते हैं ना, इसीलिए बहुत अत्यधिक कार्यभार केंद्र सरकार को ही मतलब वो बोझिल दबा रहता है, बहुत सारा कार्य उसको करना होता है। क्रांति की संभावना होती है। देखिए, अनुत्तरदायी सरकार रहेगा, निरंकुश प्रवृत्ति का रहेगा, तो एकदम ऑटोमेटिक है कि मतलब कि देश में विद्रोह, क्रांति, ये सब की संभावना बनी हुई रहती है। और ये कह सकते हैं कि ये बड़े देश के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि बड़े देश मान सकते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा देश के लिए एकात्मक बस केंद्र सरकार नहीं चला सकता है, मतलब कि बस वो सत्ता में रहेगा और राज्य के पास शक्ति नहीं रहेगा, तो मतलब पॉसिबल नहीं है, केंद्र सरकार सब कुछ नहीं देख सकता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।